चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौली की प्रमेय पर। बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि कोई भी अपने पास तरल है वो फ्लो कर रहा है ना, कोई भी तरल है वो फ्लो कर रहा है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब, गतिज ऊर्जा घनत्व, जिसे हम के ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, स्थितिज ऊर्जा घनत्व का जो योग होता है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? नियत रहेगा। कोई अपने पास दाब है और उस द्रव की या उस तरल की गतिज ऊर्जा घनत्व और उस तरल की स्थितिज ऊर्जा जो घनत्व है, इन तीनों का जो योग होता है प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है? नियत रहेगा। यदि हम गतिज ऊर्जा का, यदि किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान अधिक हो रहा है तो वहां पर प्रेशर या दाब और स्थितिज ऊर्जा घनत्व कहीं ना कहीं क्या होंगे? कम होंगे। यदि किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा घनत्व का मान क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो, तो दाब या गतिज ऊर्जा घनत्व का मान क्या हो रहा होगा? अधिक हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज की थ्योरम पर। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तरल निकाय है या फ्लूइड अपने पास सिस्टम है, तो इसका सिरों पर अलग अलग क्षेत्रफल है। तो हम मान लेते हैं अपने पास इस प्रकार का निकाय है, इसका एक सिरे पर जो क्षेत्रफल है वो है A1 और दूसरे सिरे पर क्षेत्रफल कितना है बच्चों? A2। इसकी सतह से, क्षैतिज से, सतह से जो दूरी है, ऊंचाई है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम H1 से, और इस सिरे की जो ऊंचाई है इसको रिप्रेजेंट किया गया है H2 से। अपने पास एक पाइप है जिसका एक सिरे पर क्षेत्रफल A1 है और दूसरे सिरे पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A2 है। जो A1 क्षेत्रफल है उसका क्षैतिज से जो ऊंचाई है, दूरी है, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं H1 से, और जो दूसरा अपने पास क्षेत्रफल है जिसे हमने A2 से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका सतह से जो दूरी है या ऊंचाई है उसे हमने H2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है ना। अब अपने बात करते हैं, जो फ्लूइड है उसकी जो घनत्व है वो कितना है? रो। अलग अलग क्षेत्रफल होने के कारण इसका जो दाब होगा यहां पर P1 होगा और यहां पर जो प्रेशर होगा बच्चों कितना होगा? P2 होगा। क्षेत्रफल डिक्रीज या इंक्रीज करने पर प्रेशर पर भी क्या होता है बच्चों? हल्का सा इफेक्ट पड़ता है। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर जो अपने पास द्रव का जो तरल फ्लो कर रहा है ना, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वेग इस बिंदु पर कितना है बच्चों? v1 है, और यहां पर जो वेग है वो बच्चों कितना है? v2 है। अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होने के कारण, है ना, और वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहां पर वेग कितना है? v1 है, और यहां पर वेग कितना है? v2 है। एक ही तरल फ्लो करने के कारण इस पूरे तरल का जो घनत्व है वो कितना है? रो है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं। एक तो अपने पॉइंट ले लेते हैं ये वाला और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो यहां पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P1 है और उस पॉइंट पर प्रेशर कितना है? P2 है। हम क्या कर रहे हैं? अब इसको एनर्जी दे रहे हैं, है ना। इस पर क्या कर रहे हैं हम? इस निकाय पर, ये अपने पास पूरा क्या पड़ा है? निकाय पड़ा है। अब हम इस पर क्या कर रहे हैं? कुछ वर्क अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब जो फ्लूइड यहां पर था, है ना, जो यहां पर था, कुछ समय बाद, डेल टी समय बाद, ये पूरा का पूरा जो तरल है वो डेल टी समय बाद कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच गया। कितने समय बाद? डेल टी समय बाद। इसका जो विस्थापन है बच्चों, इसके विस्थापन को रिप्रेजेंट करेंगे डेल एक्स से। और विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन बराबर वेग इनटू क्या होता है? समय होता है। तो विस्थापन कितना हुआ इसका? डेल एक्स हुआ है। वेग कितना है? v1 है, और यहां से यहां तक इस द्रव को, है ना, इस तरल को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? डेल टी। ठीक है बच्चों, जैसे
वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो विस्थापन इज इक्वल टू वेग इनटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो विस्थापन हुआ है, द्रव को हमने क्या किया है, एनर्जी दी है, हमने द्रव पे, इस सिस्टम पे क्या किया है, वर्क किया है। तो फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई होने पर ये जो द्रव है यहां पर था, डेल टी समय में, स्मॉल टाइम के अंदर ये द्रव यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो डेल एक्स विस्थापन इसने क्या किया है, तय किया है। वेग कितना है, इस पॉइंट पर वेग कितना है, v1 है। तो स्मॉल टाइम के अंदर जो विस्थापन भी कितना होगा, स्मॉल होगा। वेग अपने पास कितना है, v2 हो गया है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलते हैं आगे, यहां पर क्या हो, जितना विस्थापन यहां पर हुआ है, यहां पर उतना विस्थापन तो नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्षेत्रफल कम है, तो वहां क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। लेकिन जितनी आयतन का है ना बच्चों, क्योंकि ये क्या है, एक अपने पास सिलेंडर बन गया है, एक बेलन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी पाइप और ये पूरी पाइप, ऐसे मान लो कि पाइप है, हम इस टुकड़े को काट दे तो छोटा सा क्या बन जाएगा, अपने पास बेलन बन जाएगा। और इसका आयतन कितना होगा, डेल वी होगा। तो इसका आयतन टोटल अपने पास कितना होगा, डेल वी हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन कितना है, डेल एक्स है। तो आयतन भी कितना होगा बच्चों, डेल वी। जितने आयतन का तल यहां से यहां तक पहुंचा है, जितने आयतन का तल यहां से यहां तक पहुंचा है, उतने ही आयतन का तल इससे बाहर निकलेगा। ठीक है ना बच्चों, दोनों का आयतन तो सेम रहेगा। यहां से जो तल यहां पहुंचा है, जितने भी आयतन का, हम मान लेते हैं इसका जो आयतन है वो कितना है, डेल वी। थोड़ा सा ही आयतन है, यहां से जो तल यहां से यहां तक डेल एक्स विस्थापित हुआ है ना, जितना विस्थापन से द्रव यहां से यहां पहुंचा है, उतने विस्थापन से उतना ही आयतन का द्रव या तरल यहां से बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर जो तरल बाहर निकला है वो कितना है बच्चों, डेल वी। ये क्या है, आयतन है। इतने आयतन का तरल यहां से मोशन या गति किया, उतने आयतन का तरल यहां से बाहर निकल गया। हुआ क्लियर। प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, एरिया चेंज होने के कारण प्रेशर क्या हुआ, चेंज। यदि प्रेशर चेंज हो रहा है तो जो तरल की जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी हमने माना v1 है, यहां पर वेलोसिटी v2। अब हम बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम पर जो अपने पास है, निकाय है, इस पर हमने क्या क्या वर्क किया, फोर्स अप्लाई किया, है ना। फोर्स अप्लाई किया तो तरल यहां से कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। विस्थापन कितना, डेल एक्स। ठीक है, तो स्मॉल टाइम के अंदर विस्थापन इसका डेल एक्स हुआ, तो विस्थापन बराबर क्या होता है बच्चों, वेग इनटू समय हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यहां से जो द्रव यहां पहुंचा है, उधर से द्रव उतना निकलेगा भी, है ना। जितने आयतन का द्रव यहां से यहां पहुंचा, उतने आयतन का द्रव इस 2 पॉइंट से बाहर निकल गया है। दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हाँ, विस्थापन चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन अपने को थोड़ा मिलेगा, उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे विस्थापन थोड़ा मिलेगा। तो डेल टी समय में जितना पानी या द्रव यहाँ से इधर पहुंचा, जितना तरल यहाँ से यहाँ पहुंचा, उतना तरल का आयतन उधर से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आयतन दोनों का सेम रहेगा। हाँ जी, तो अब अपने बात करते हैं कि जो यहां से यहां तक पहुंचा है आयतन, इस पर हमने क्या किया है, वर्क अप्लाई किया। हमने इस सिस्टम पे काम किया है, हमने इसको क्या दी, ऊर्जा दी कि वाटर को हमें या तरल को हमें निकालना है, तो हमने इसको दी ऊर्जा। यहां पर हमने जो वर्क किया है उसको यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है, इस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, इस सिस्टम पर हमने काम किया है, तो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क होगा उसे हम लिख देते हैं W1। अब वर्क को क्या लिखेंगे बच्चों, F इनटू डेल एक्स। ये x क्या है, यहां से हमने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है,
फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा, एरिया। तो मैं लिख देता हूं प्रेशर इनटू एरिया, और यहां पर विस्थापन कितना हुआ, डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल x विस्थापन x1 लिख देता हूं, और यहाँ पर थोड़ा सा विस्थापन चेंज होगा, तो यहाँ पे अपने डेल x2 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो प्रेशर कितना है फर्स्ट पॉइंट पर, P1, एरिया कितना है, A1, और विस्थापन कितना हुआ है, डेल x1 क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया इनटू, देखो बच्चों, एरिया इनटू विस्थापन, क्षेत्रफल इनटू विस्थापन क्या होता है, आयतन। कितने आयतन में परिवर्तन हुआ है, हमें आयतन मिला कितना है, तो यहां से यहां तक जो आयतन मिला है बच्चों, वो कितना मिला है, डेल V मिला है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, W1 इज इक्वल टू, सिस्टम पर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने पास क्या है, W1, तो अपने पास आ जाएगा P1 डेल V। इतने आयतन का जो तरल है वो यहां से यहां पहुंचा है, P1 प्रेशर अप्लाई करने पर ये टोटल क्या है, अपने पास वर्क है। इतना कार्य हमने इस निकाय को, इस सिस्टम को आगे दिया है, इस सिस्टम को हमने W1 वर्क दिया, ठीक है बच्चों। हाँ जी, आगे चलते हैं, इधर क्या, इधर प्रेशर कितना है, P2, विस्थापन कितना है, डेल x2, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर अपने पास P2 है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे हैं, हमने इसको एनर्जी दी कितने, W1, और यहाँ से अब ये सिस्टम कार्य करेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, W1 क्या है, हम इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और W2 क्या है, अब ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। हमने सिस्टम पे काम किया, अब सिस्टम आगे कार्य करेगा, ये फ्लूइड को बाहर निकालेगा, है ना। तो W अपने पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सिस्टम काम कर रहा है, ये हम काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो W2 इज इक्वल टू, प्रेशर कितना है बच्चों उस पॉइंट पर, P2, और आयतन, कितने आयतन का तरल निकलेगा, जितने आयतन का यहां से आगे गया उतने ही आयतन का तरल निकलेगा, तो आयतन दोनों का बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने सिस्टम पर कितना काम किया, W1, और W2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिस्टम कितना आगे काम कर रहा है ना। तो अपने पास कितना आ जाएगा, W2 आ जाएगा। अब देखो कि हमने जितना काम किया है उतना काम आगे हो देगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो डायग्राम से दिख रहा है कि जो P1 है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, P2। यहाँ पे क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है ना। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दिया हमने, सॉरी, ज्यादा कर दिया, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा करने पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो P1 है वो P2 से क्या है, ज्यादा है। क्षेत्रफल कम है, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्षेत्रफल ज्यादा है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि जो P1 प्रेशर है फर्स्ट पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट वाला जो प्रेशर है वो कम है P1 से। आ रहा समझ, हाँ जी। चलते हैं आगे, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो P1 है वो ज्यादा है, P2 क्या है, कम है। तो इसका मतलब हमने जो वर्क किया वो ज्यादा किया, सिस्टम पर हमने क्या किया, वर्क किया ज्यादा, लेकिन आगे वर्क क्या हो रहा, कम हो रहा। फिर देखो ये तो है कांस्टेंट, P1 क्या है, ज्यादा, P2 क्या है, कम है। P1 ज्यादा होने के कारण और P2 कम होने के कारण ये वर्क क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये वर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। W1 क्या है,
हमने सिस्टम पे वर्क किया। W2 क्या है, सिस्टम आगे वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमने वर्क ज्यादा किया है, सिस्टम आगे उतना वर्क नहीं कर रहा। हम ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इस पर, लेकिन सिस्टम आगे उतनी एनर्जी दिखा नहीं रहा, उतना वर्क दिखा नहीं रहा। तो इसका मतलब कि W जो हमारा जो अब वर्क गया था, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बच्चों कि हमने वर्क तो कर दिया सिस्टम के ऊपर, आगे सिस्टम इतना वर्क कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि बीच में जो अपने पास लिक्विड है, जो तरल है, वो इस वर्क को, वो इस एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कहीं ना कहीं बीच में एनर्जी लग रही है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहां हमने ऊर्जा दिखाई, उतनी ऊर्जा आगे दिख नहीं रही, क्योंकि जितनी ऊर्जा लगाई हमने, निकाय उतनी ऊर्जा दिखा नहीं रहा। ऊर्जा गई कहां? ऊर्जा जो बीच में तरल है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, वहां पर कुछ न कुछ ऊर्जा क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। इस पर मैं बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कितनी ऊर्जा क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे, W1 की वैल्यू बच्चों क्या है, ज्यादा है, तो हम लिखेंगे डेल W कि हमारा कितना वर्क या ये जो निकाय है कितनी ऊर्जा को कंज्यूम कर रहा है ना। डेल W इज इक्वल टू ज्यादा कौन सा है, W1 है ना, क्योंकि हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं, आगे सिस्टम वर्क दिखाई नहीं रहा है ना, कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। हाँ जी, W1 माइनस W2। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो डेल W होगा उससे हम क्या करते हैं, डेल V कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर क्या बचेगा बच्चों, P1 माइनस P2। ये अपने पास इक्वेशन कितनी आ गई है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो यहां से दिख ही रहा है P1 ज्यादा है, P2 से डेल V कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जितने आयतन का लिक्विड यहां से इधर फ्लो कर रहा है, उतने आयतन का उधर निकल के जाएगा। तो इतना वर्क कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो वर्क है इतना कंज्यूम हो रहा है, इसको हम लिखेंगे डेल W। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो बीच में हमारे जो एनर्जी कंज्यूम हुई है, वर्क कंज्यूम किया है, वो कितना किया है। ठीक है, हाँ जी। तो बात करते हैं कि जो लिक्विड है उसके पास टू टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे एनर्जी तो मेनली टू टाइप्स की होती ही है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पहले मैं बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं, हाफ mv। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बेस पर हम देखते हैं कि कितनी यहां से एनर्जी दी हमने, यहां इस पॉइंट पर काइनेटिक गतिज ऊर्जा कितनी है और इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा कितनी है, क्योंकि थोड़ा सा तो चेंज होगा। चेंज होगा क्यों? क्योंकि मास तो सेम है, जितने मास का यहां से वाटर इधर क्या है, उतने मास का उधर निकलेगा। मास तो वाटर का या लिक्विड का सेम ही होगा, जितने मास का यहां से, जितने द्रव्यमान का यहां से तरल यहां गया, उतने ही द्रव्यमान का तरल वहां से निकलेगा, क्योंकि आयतन सेम है तो मास तो सेम या द्रव्यमान तो सेम होना ही है ना। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, बीच में कंज्यूम कितनी हुई है, ओनली काइनेटिक एनर्जी को पहले करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी को करेंगे, है ना। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, तो हम लिखेंगे 1/2 m2² माइनस 1/2 m1v। यहां की जो गतिज ऊर्जा है और यहां की गतिज ऊर्जा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपने को पता चल जाएगा, बीच में केवल गतिज ऊर्जा कितनी कंज्यूम हुई है। ठीक है, हाँ जी। तो हम क्या कर लेंगे, हाफ और m को कॉमन ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m कॉमन आया v2² माइनस v1²। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू mv। आयतन हुआ, रो क्या है, जॉल्स,
तल हमने इस सिस्टम के लिए सेलेक्ट किया है उसका घनत्व, है ना। तो m अपने पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू v। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा घनत्व, स्थितिज ऊर्जा घनत्व, ठीक है, क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने लगभग 2-3 बार ये फॉर्मूला यूज कर रखा है, 2-3 बार, है ना। तो यहाँ लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि गतिज ऊर्जा घनत्व और स्थितिज ऊर्जा घनत्व क्या होता है, और जो ये दाब है ये ऊर्जा घनत्व के इक्वल की मात्रक या विमा कैसे रखता है, ठीक है। हाँ जी, तो हम द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू mv, देन m इज इक्वल टू रो इनटू v। रो क्या है, घनत्व, और v क्या है, जो आयतन का जो तल है कितना बाहर निकला है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल के ई इज इक्वल टू 1/2 m अपने पास है रो डेल v, इतने ही आयतन का मिला अपने को, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये अपने पास है कि बीच में इस निकाय के सिस्टम में केवल गतिज ऊर्जा कितनी कंज्यूम की है, ठीक है। इस पॉइंट की गतिज ऊर्जा और इस पॉइंट की गतिज ऊर्जा को हमने क्या किया है, डिफरेंस कर दिया है। तो इसे इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 ये था, ये वर्क जो हम सिस्टम पर कर रहे हैं, ये सिस्टम आगे वर्क करता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 कि कितना वर्क क्या किया, कंज्यूम किया, कितनी एनर्जी कंज्यूम की। उसके बाद हमने अलग से केवल काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से समझा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ये ले रहा है कंज्यूम के। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट किसी को, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। h क्या है बच्चों, हाइट है ना, सरफेस से कितना ऊपर की बात कर रहे हैं, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और m क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। हां जी, अब बात करते हैं कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, इस सिस्टम ने कितनी गतिज ऊर्जा, कितनी स्थितिज ऊर्जा को कंज्यूम किया है ना। तो यहां पर कितनी स्थितिज ऊर्जा को कंज्यूम किया है, तो हम लिखेंगे डेल पी ई इज इक्वल टू उस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर। मास तो सेम है ही है, जी भी सेम है, तो यहां पर हाइट ज्यादा होने के कारण इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है और इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा कम है। तो हम कैसे लिखेंगे, Pe2 माइनस Pe1, ओके। हाँ जी, तो डेल Pe इज इक्वल, हम लिखेंगे Pe2, तो वहां से हम लिख सकते हैं mgh2 माइनस mgh1। हम mg को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, जो अपने पास स्थितिज ऊर्जा है उसका डिफरेंस कितना होगा, तो mg को कॉमन ले लेते हैं, mgh2 माइनस h। अब n को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वहां देखो, घनत्व इनटू आयतन, तो हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रो, कितना आयतन मिला अपने को, डेल v, g यहां पे लिख देते हैं h2 माइनस h1। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 5। अब अपने बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है अपने पास, इसने क्या किया, डेल W टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, इतनी एनर्जी को कंज्यूम किया था। अब इसी एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये जो अपने पास वर्क किया है, इसने वर्क को कंज्यूम किया है ना, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कुछ तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इतनी तो गतिज ऊर्जा इसने क्या की, कंज्यूम की, और इतनी ही स्थितिज ऊर्जा कंज्यूम की। तो
तो ये जो ऊर्जा है ये दो भागों में क्या हो गई है, विभाजित हो गई। कुछ तो इसने गतिज ऊर्जा में कंज्यूम कर दी और कुछ स्थितिज ऊर्जा में कंज्यूम कर दी, है ना। तो जो कुल ऊर्जा का जो डिफरेंस था हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा इसने कंज्यूम की है वो दो भागों में विभाजित हो गई है। एक तो अपने पास है काइनेटिक एनर्जी में और दूसरा अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कंज्यूम हो गई है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इक्वेशन 3 से डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे और इक्वेशन 5 से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां पुट कर देते हैं। हां जी, तो बात करते हैं डेल डब्ल्यू की। तो अपने पास है डेल वी P1 माइनस P2 प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो डेल V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब प्लस करेंगे, मैं इसको यहां नीचे लिख रहा हूं प्लस के साथ में। तो M को हमने क्या लिखा था बच्चों, रो डेल V इंटू जी, रो डेल V इंटू जी H2 माइनस H। ओके बच्चों, तो यहां पर क्या होगा कि डेल V से डेल V क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहां से कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो आपको पता चले कि कैसे क्या होगा। हां जी, तो जो P1 है इसको मैं लिख देता हूं P2। यहां पर मैं साथ साथ क्या कर लेता हूं, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। तो अपने पास आएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो रो जी H2 माइनस रो जी H1। यार समझ में बच्चों, हमने क्या किया कि जो अपने पास इक्वेशन नंबर 3 थी वो बता रही है कि जो अपने पास तरल का सिस्टम है इसमें इतनी ऊर्जा को कंज्यूम कर लिया था, क्योंकि उतनी ऊर्जा अपने को आगे दिख नहीं रही थी। जितनी ऊर्जा हमने इस सिस्टम को दी उतनी ऊर्जा वो दिखा नहीं रहा, ऊर्जा में हल्का सा डिफरेंस आया। तो हमने देखा कि कितना डिफरेंस आया, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। इतनी ऊर्जा को ये लिक्विड कहीं ना कहीं बीच में क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है ना। वो इकट्ठा हो कैसे रहा है, कुछ ऊर्जा तो उसने ले ली गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर दिया और कुछ ऊर्जा कुछ कार्य किया गति के अंदर गतिज ऊर्जा को दिखाने में और कुछ कार्य किया स्थितिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो गई है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। तो डेल डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस दिखा रहा है यहां पर और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिखा रहा है, ये उसके क्या हो जाएगा, इक्वल। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर 4 से और इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुट की, डेल v कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया है। फिर हमारे पास इक्वेशन है ना। अब चलते हैं आगे, जो 1 वाली है ना, जो 1 पॉइंट की जो भी अपने पास गतिज ऊर्जा घनत्व है या स्थितिज ऊर्जा घनत्व उसको हम एक साइड ले आते हैं, जो सेकंड पॉइंट की है उसको हम दूसरी साइड ले चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की देखो, जैसे P1 यहीं पड़ा रहने देते हैं, है ना, और ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट की, ये फर्स्ट पॉइंट की गतिज ऊर्जा घनत्व, ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा घनत्व है, क्योंकि ऊर्जा घनत्व का हमने क्या किया था कल अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। तो P1 प्लस रो जी V1 का स्क्वायर प्लस ये इधर के प्लस हो गया रो जी H1 इज इक्वल। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहां से P2 को उधर ले जाएंगे, बाकी 7% बड़ा है P2 को, ये P2 किसका हो जाएगा, प्लस, ये दोनों इधर आके प्लस के हो गए, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो P2 इज इक्वल प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये बड़ा रो जी H2, ये बड़ा हाफ रो V2 स्क्वायर और P2 इधर आ गया प्लस का हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पहले पॉइंट पर जो प्रेशर है, गतिज ऊर्जा घनत्व है और स्थितिज ऊर्जा घनत्व है,
उसका जो सम होगा वो दूसरे पॉइंट के प्रेशर, गतिज ऊर्जा घनत्व और स्थितिज ऊर्जा घनत्व के इक्वल होगा। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर यदि अपने यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो प्रत्येक बिंदु पर दाब, गतिज ऊर्जा घनत्व और स्थितिज ऊर्जा घनत्व, जो तीनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो अगर मैं सभी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो रो जी एच इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। नियत रहेगा दाब, गतिज ऊर्जा घनत्व और स्थितिज ऊर्जा घनत्व। यह है बर्नौलीज की थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो बर्नौलीज थ्योरम एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है कि कोई भी अपने पास तरल वो फ्लो कर रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब, गतिज ऊर्जा घनत्व और स्थितिज ऊर्जा घनत्व का जो योग होता है वो नियत रहता है। ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।